हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। बेसिकली बैलेंस शीट एक ऐसा टर्म है या यूं कहें कि एक ऐसी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंटरप्राइज या फिर किसी भी इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, चाहे वो करंट कंडीशन हो, ठीक है, चाहे वो पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बैलेंस शीट में जो जो कीवर्ड्स, जो जो टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स को हम कवर करेंगे और ब्रीफली समझेंगे कि बेसिकली बैलेंस शीट होती क्या है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किसी भी बैलेंस शीट को यूज करके कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इवेलुएट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट with the definition of balance sheet. So balance sheet is a statement which shows the financial position of a business on a particular date. Means जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर की होती है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए हम बैलेंस शीट 2010 टू 2011 का बना रहे हैं, तो वो जो बैलेंस शीट होगी वो 1 मार्च 2010 से लेके 31 मार्च 2011 की बैलेंस शीट होगी। इट मींस हमारे उस कंपनी की सन 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर में क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो उस बैलेंस शीट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस बैलेंस शीट में उस इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं। और इन कीवर्ड्स को क्यों यूज करते हैं? इट इज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स लाइक रियल, पर्सनल, डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल सच अकाउंट्स रिप्रेजेंट एसेट्स एंड क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट द लायबिलिटीज। मीन्स बैलेंस शीट में हम वो सारे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जो उस इंडस्ट्री, उस इंटरप्राइज, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हम उस कीवर्ड से हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो डेबिट अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, उन सभी अकाउंट्स के थ्रू हम अपने एसेट्स में, अपने बैलेंसेस में लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना हमें मिलना है और कितना हमें देना है। लायबिलिटी का मतलब भी होता है देता, मतलब हमने कितना लगाया था फाइनेंशियल की स्टार्टिंग में और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हमारी क्या लायबिलिटीज हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। Thus, balance sheet shows the assets and liabilities grouped properly. Means हम अपने एसेट्स को भी दिखाते हैं बैलेंस शीट में, मतलब हमने कितना लगाया, हमारी पूंजी क्या थी, हमारी मशीनरी में कितना खर्चा गया, लैंड परचेज करने में कितना खर्चा गया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कितना खर्चा गया, तो वो सारे एसेट्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे। लायबिलिटीज में मीन्स हमने कितना खर्च कर दिया, कितना दे दिया, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदने को लेकर के हो, चाहे वो मैन पावर की सैलरी को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो। तो बेसिकली बैलेंस शीट में हम ये बताते हैं कि कितना पैसा हमारा गया और कितना पैसा हमारे पास आया। तो जितना गया और जितना आया उसका जब हम एक सम लेते हैं, क्योंकि जो पैसा गया वो माइनस में होगा और जो पैसा आया वो प्लस में होगा। जब इसका सम लेंगे तो फाइनली जो अमाउंट आता है, अगर वो पॉजिटिव अमाउंट है, इट मीन्स वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करेगी। मतलब हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पॉजिटिव में यानी ग्रोथ में है। अगर वही वही निगेटिव वैल्यू आ जाती है उसकी, इट मीन्स हमारा बिजनेस जो है स्लो डाउन हो रहा है, मतलब वो उसमें हमें बेनिफिट या प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गई डिफिनेशन बैलेंस शीट। अब ये समझते हैं कि बेसिकली बैलेंस शीट को यूज करने का या अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट को लेके आने का क्या मोटो था, क्या पर्पस था। तो इसके कई पर्पस हैं, कई ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलते हैं सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव। मतलब दो ऑब्जेक्टिव है बैलेंस शीट को अकाउंटेंसी में यूज करने का। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की करंट की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। तो यहाँ कह रहा है द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। अब सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? Though the main aim is to know the exact financial position of the firm at a particular date, yet it serves other purposes as well. यहाँ पे देखिए हम फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की शो कर रहे हैं, यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन एक फर्म की शो कर रहा है। ठीक है, तो एक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे फर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है, और जो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव वो क्या हमारे फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एंड रियल ओनर्स इक्विटी, yet some other liabilities are to be accounted for against it also। जैसे हम जब कोई भी बिजनेस लगाते हैं तो उस बिजनेस में हो सकता हो एक ओनर हो, दो ओनर हो, चार ओनर हो, मतलब वो उस बिजनेस का टाइप कैसा है, वो पार्टनरशिप में है या सेल्फ के द्वारा ओपन किया गया है। ठीक है, तो उस बिजनेस में जितने भी ओनर्स हैं उन ओनर्स की एक्चुअल इक्विटी क्या है। ठीक है, उन्होंने कितना, उनका शेयर क्या है। ठीक है, उनके शेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ओनर का कितना शेयर है, और उस शेयर के रिगार्डिंग उनकी क्या लायबिलिटीज है, हम इसको उसमें पूरा प्रॉपरली मेंशन करते हैं। जैसे सपोज करिए चार लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, सबने 20-20 लाख रुपए लगाए थे। जब सबने 20-20 लाख रुपए लगाए तो इसका मतलब सबकी जो लायबिलिटीज भी होगी वो 20-20 लाख रुपए मतलब उस लायबिलिटीज उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है, यानी उनकी इक्विटी के अकॉर्डिंग ही जो है उनकी लायबिलिटीज भी होगी। तो उनकी लायबिलिटीज और उनकी इक्विटीज हम इसमें मेंशन करते हैं। It helps the firm to make provisions against possible future losses। जैसे अगर आपने करंट ईयर का बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर किया और उस बैलेंस शीट में आपको ये लगा कि हमने जो इस बार मैन पावर को सैलरी दी, उस सैलरी की वजह से हमारा जो बिजनेस है इस बार नेगेटिव में रहा, मतलब हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। तो अब आप उस करंट फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस शीट को यूज करते हुए ये प्रेडिक्ट कर लिए कि हमें सैलरी जो है डिडक्शन करनी है मैन पावर की, तभी हम नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर में वो लॉस अकर ना हो उसके लिए क्या करेंगे, इस साल क्या करेंगे, एम्प्लॉयज की सैलरी डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, या सपोज करिए आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था, जो आपने जिस वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, वो उस रॉ मटेरियल में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल कई बार परचेज करना पड़ा। तो आपको ये आइडिया लगा कि हमने इस बार रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया पिछले साल की तुलना में। तब ये क्वेश्चन आएगा क्यों ज्यादा खर्चा होगा जबकि हर साल इतना खर्चा नहीं होता था। तब आपको पता चलेगा कि रॉ मटेरियल क्वालिटी सही नहीं थी जिसकी वजह से हमारा हमारा जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बन के आ रहे थे उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे, और हमें अपने प्रोडक्शन की नीड को कंप्लीट करने के लिए और रॉ मटेरियल मंगाना पड़ा जिसकी वजह से रॉ मटेरियल ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो इस तरह से आप करंट ईयर के बैलेंस शीट को यूज करके फ्यूचर में अकर्ड होने वाले लॉसेस को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बैलेंस शीट हम यूज करते हैं वो बैलेंस शीट आउटसाइडर्स को भी बहुत हेल्प प्रोवाइड करती है कि वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे या ना करें, वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस करे या ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए हम किसी बैंक के पास जाते हैं और बैंक से बोलते हैं कि हमें अपने इंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्री को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपरली चलाने के लिए 10 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक बोलेगा आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिखाइए। अगर हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिखाते हैं बैंक को, बैंक को दिखता है कि हाँ इनका जो बैलेंस शीट है पॉजिटिव है, मतलब ये जो है अपने इस करंट ईयर में जो है ये प्रॉफिट में गए हैं, तो बैलेंस बैंक को भी ये लगेगा, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी ये लगेगा कि इनको लोन देना हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स को ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे या ना करे। सो balance sheet is prepared with a view to measure the true financial position of a business concern at a particular point in time. It shows the financial position of a business in a systematic form. The various groups interested in the company can draw useful inferences from an analysis
of the information contained in the balance sheet. तो जो बैलेंस शीट में हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है वो उस इंफॉर्मेशन से कई डिफरेंट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कई अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे कि उनको ये लगा अरे इनका तो इनका जो बैलेंस शीट है वो तो नेगेटिव है, इन्होंने मैन पावर में, जहां मैन पावर में 1 लाख खर्चा होना चाहिए, इन्होंने मैन पावर में 5 लाख खर्चा कर दिया। इसका मतलब इनका मैनेजरियल डिसीजन सही नहीं है, इनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। जब मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं तो अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, तो ये तो ये बैलेंस शीट जो है आउटसाइडर्स को हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सिमिलरली अदर इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक regulatory and development agencies of the government, consumer and welfare organizations can drive useful conclusions from a study of balance sheet about the working of the corporate sector and its contribution to the national economy. अब सपोज करिए आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है कुछ 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 इंडस्ट्रीज को लिमिटेड इंडस्ट्रीज का दर्जा दे देती है। कुछ 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 गवर्नमेंट की बॉडीज ऐसी हैं जो नवरत्न में आती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है उनको उन 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 गवर्नमेंट की उन बॉडीज को नवरत्न में रखने का जो जो क्राइटेरिया होता है ये होता है कि उनका टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है, वो इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में कितना हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडियन की इकोनॉमी को बूम करने के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में है उसमें से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को, जीडीपी को बहुत ज्यादा ग्रोथ की ओर ले जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब उस इंडस्ट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर बैलेंस शीट हो, ताकि गवर्नमेंट जो है इजीली इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर डिसीजन ले सके। ये तो हो गया हमारा बेसिकली डेफिनेशन की बैलेंस शीट होती क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट को यूज करने का मेन पर्पस क्या है, और बैलेंस शीट किस तरह से आउटसाइडर्स को या यूं कहें कि जो इन्वेस्टर्स हैं कैसे उन इन्वेस्टर्स को हेल्प प्रोवाइड करती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर सके। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट में यूज होने वाले टर्म्स की। तो जैसे बैलेंस शीट में हम बहुत डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे टर्म्स इन 4 कीवर्ड्स में आते हैं। जब पहला कीवर्ड हमारा ओनर इक्विटी, दूसरा कीवर्ड हमारा एसेट्स, तीसरा कीवर्ड हमारा अकर्ड लायबिलिटीज, चौथा कीवर्ड हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली इन चारों कीवर्ड्स को समझने के लिए हमें और बहुत सारे कीवर्ड समझने पड़ेंगे, या यूं कहें कि बहुत सारे कीवर्ड्स इन 4 कीवर्ड्स के अंदर आते हैं जो अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन करते हैं, और जब हमें अकाउंटेंसी प्रॉपरली समझ पाएंगे तभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो पहले हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहला हमारा ओनर इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर से, कि मतलब आपका कितना, मान लीजिए किसी कंपनी की कीमत 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपए की कंपनी में आपका हक कितना है, आपका शेयर कितना है, ठीक है, आपका हिस्सा कितना है। तो ओनर्स इक्विटी मतलब हम अपने अपने बैलेंस शीट में हमेशा ये दिखाते हैं कि जो उस कंपनी के ओनर हैं उस ओनर की इक्विटी कितनी कितनी है। 4 अगर ओनर है तो उन चारों ओनर की इक्विटी कितनी कितनी है। So owner equity is the residual interest in the asset of the enterprise. Residual मतलब बचा हुआ, इंटरेस्ट मतलब जो भी लाभ है, ठीक है। तो जो लाभ हम अर्न कर रहे हैं उसमें से जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया उस अर्निंग प्रॉफिट में से कितना बचा जो कि हम उस ओनर को, जो कि ओनर की इक्विटी के अकॉर्डिंग वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया लगाया था, ठीक है, आपने कमाया तो 80 रुपया, लेकिन उस 80 रुपया में 40 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो है, जैसे सैलरी देना, रॉ मटेरियल का, मशीन की मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इन सभी चीजों को हटाने के बाद 40 रुपया आपका नेट प्रॉफिट बचा। अब उस 40 रुपया के नेट प्रॉफिट में 4 शेयर होल्डर थे,
इसमें से आपका शेयर 50% था, तो आपका जो जो रेसिडुअल इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ, 20 रुपीज हुआ। तो बेसिकली ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द रेसिडुअल इंटरेस्ट in the assets of the enterprise. Therefore, the owner's equity section of the balance sheet shows the amount of owner have invested in the entity. मतलब ओनर इक्विटी में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, और जितना इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट में से कितना खर्च हुआ, और उस खर्च से कितना प्रॉफिट, कितना हमने अर्न किया, और उस अर्निंग से जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ओनर इक्विटी में हम उस ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। However, the terminology owner's equity varies with different form of organization depending upon whether the enterprise is a joint stock company or sole properties proprietorship and partnership concern। जैसे कि मैं थोड़े पहले आपको बताया कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 रुपये में 4 पार्टनर थे, तो 4 पार्टनर थे, यानी सभी ने एक ने 50 रुपया इन्वेस्ट किया, एक ने 25 रुपया इन्वेस्ट किया, एक ने 15 रुपया इन्वेस्ट किया, एक ने 10 रुपया इन्वेस्ट किया। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाएगा, उनकी इक्विटी कहलाएगी। लेकिन वो जो इक्विटी है, ठीक है, वो इक्विटी हम बेसिकली उस इक्विटी को डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट उस इक्विटी को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, तो उस फ्रेम में हम इक्विटी को कुछ अलग तरह से डिफाइन करेंगे। अगर सोलो प्रॉपर्टीशिप है तो उस फ्रेम में हम कुछ अलग तरह से डिफाइन करेंगे। अगर पार्टनरशिप कंसर्न में है तो कुछ अलग तरह से डिफाइन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओनर इक्विटी है वो उस ओनर की शेयर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो इक्विटी की डिफिनेशन है, वो ओनर की इक्विटी की डिफिनेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेरी करती है। नेक्स्ट हमारा एसेट्स। एसेट्स मींस पूंजी, ठीक है। पूंजी कैसी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, हमारा एसेट्स कहलाता है। या आपके पास जो फिजिकली प्रॉपर्टी आपके पास प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी एसेट्स कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपने इंडस्ट्री लगाने के लिए आपने लैंड खरीदा, वो क्या प्रॉपर्टी है। मशीनरी खरीदा, वो क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने मान लीजिए मार्केट में एक अच्छी गुडविल बना रखी है, तो भी क्या है आपकी, वो भी आपका एक एसेट्स है। लेकिन वो एक ऐसा एसेट्स है जो इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो फिक्स एसेट्स हैं, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कंज्यूमेबल एसेट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए आपके पास एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारे जैसे मान लीजिए आप टिम्बर का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारे आपके पास लकड़ियां पड़ी हुई हैं, तो वो भी क्या है, रॉ मटेरियल, वो भी क्या है, एसेट्स आपका। लेकिन वो कैसा एसेट्स है, वो कंज्यूमेबल एसेट्स है, ठीक है। तो डिफरेंट एसेट्स जो है कई तरह के होते हैं। तो द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड possessed by or owing to a person or organization is called assets। वो हर एक चीज जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है एज अ एंटरप्रेन्योर, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट कर रही है, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती हैं। अब वो एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स हो, वो एसेट्स है तो कंज्यूमेबल एसेट्स हो, वो एसेट्स है तो टेंजिबल एसेट्स हो, वो एसेट्स है तो इनटेंजिबल एसेट्स हो। Assets are valuable resources owned by a business and acquired at a measurable money cost। Means जो एसेट्स होता है, उस एसेट्स की कुछ ना कुछ कीमत होती है, कुछ कॉस्ट होती है। उसी कीमत के बिहाफ पे हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, और उसकी वैल्यूएशन को हम अपने एसेट्स में ऐड करके अपने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर एसेट्स की टाइप की बात करें, देखिए हमारे पास पहला जो टाइप है एसेट्स का, वो है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जो आपके पास परमानेंटली रहने वाले हैं, ठीक है, खत्म नहीं होने वाले। जैसे कि these are those assets which are acquired for a relatively long period for carrying on the business of the enterprise। मतलब आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये एसेट्स आपके साथ बहुत ज्यादा समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहते हैं, इसीलिए ऐसे एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं।
such assets are not meant for rescale. For example, land and building, plants, machineries, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमेशा फिक्स रहती है हमारे पास, कभी भी लॉस, कभी भी कंज्यूम नहीं होती, इसीलिए इन एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो एसेट्स का टाइप है वो है करंट एसेट्स, मतलब आपके पास करंटली क्या अवेलेबल है, ठीक है, जिसको कि आप कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज एसेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स, मतलब ये जो करंट एसेट्स हैं ये बहुत ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रहते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लोट हो जाते हैं। मतलब जैसे कैश की बात करें, पैसा आज हमारे पास है, हमने बैंक में डाल दिया, वो किसी और के पास चला गया, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट एसेट्स है, ये फ्लोटिंग एसेट्स होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। जैसे कि मान लिया हमने किसी कंपनी में शेयर परचेज किया, 10 शेयर लिया, एक साल बाद हमने उस शेयर को बेच दिया, ठीक है, फिर वो शेयर कोई और खरीद लेगा, तो क्या शेयर क्या है, एक शेयर बिक रहा है, कभी मैंने खरीदा कभी किसी और ने खरीदा, तो वो क्या फ्लोटिंग एसेट्स है। सो these assets are also termed as floating or circulating assets. Such assets are acquired with the intention of converting them into their value constantly. The essential difference between current assets and fixed assets is that the current assets are held essentially for a short period and they are meant for converting into cash. ठीक है, यहाँ कह रहा है साफ साफ, जो करंट एसेट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास रहते हैं, और उनको बेसिकली हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन कर लिया, जो प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन के आया, वो भी क्या आपका, वो करंट एसेट्स है, उसको आप मार्केट में बेचेंगे तो फिर आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपने उसको यूज किया किस पर्पज से, कैश में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन वो जो मटेरियल था, वो जो प्रोडक्ट था, वो आपके पास बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जो बहुत कम समय के लिए हमारे पास होते हैं और जिनका यूज हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। Unsold stock, debentures, bill, receivables, bank balance, cash in hand, etc. are some of example of current assets. करंट एसेट्स के देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे मान मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था, मैंने शेयर परचेज किया किसी कंपनी का, तो वो शेयर क्या है, मेरे लिए करंट एसेट्स है, मेरी पूंजी है वो, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी बेचा नहीं हूँ, तो इसलिए वो क्या है, अभी मेरा करंट एसेट्स है, बेच दूंगा तो वो मेरा एसेट्स नहीं रह जाएगा क्योंकि वो कैश में अब कन्वर्ट हो चुका है। डिवेंटर्स हो गया, डिवेंटर्स बिल हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी करंट एसेट्स है। नेक्स्ट हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। अब देखिए फिक्टिशियस एसेट्स बेसिकली कह रहा है एसेट्स ऑफ नो रियल वैल्यू बट इंक्लूड इन द बैलेंस शीट फॉर लीगल और टेक्निकल रीजन। ऐसे एसेट्स जिनकी कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इनको हम अपने बिजनेस में यानी बैलेंस शीट में कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इनको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस समय जो एक्सपेंसेस किए थे उसको हम क्या करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, जैसे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने हमारे बहुत सारे एड वगैरह दिखाए, ठीक है, तो वो सारे क्या, वो भी आपके एसेट्स है, लेकिन उन एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने मेरा एक एक प्लांट है जहाँ बिस्कुट की मैन्युफैक्चरिंग, हम बिस्कुट का प्रोडक्शन करते हैं, तो अपने उस बिस्किट के ऐड के लिए हमने एक कंपनी को हायर किया, उसने मेरी कंपनी का ऐड बनाया और उसको जो है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे ब्रॉडकास्ट यानी टीवी वगैरह पे उसको लाइव किया। तो बेसिकली इसमें जो ओवरऑल का जो कॉस्ट आया हमारा क्या था, 2 करोड़ रुपया का, तो 2 करोड़ क्या था, हमारा एसेट्स था, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रही ना, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि वो हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हमने हमने जो इन्वेस्ट कर दिया पूरा वो बेसिकली हम अपनी बिजनेस के प्रमोशन के लिए कर दिया। डिस्काउंट अलाउड इन इशू ऑफ शेयर, जैसे हमारे पास 10 शेयर थे हमारी कंपनी के और एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए थी, हमारा शेयर बिक नहीं रहा था, हमने क्या किया, अपने शेयर में कुछ डिस्काउंट कर दिया, जैसे उस 1 लाख के शेयर को हमने जो है 50,000 में ही रिलीज कर दिया। तो ये भी हमारा एसेट्स है, लेकिन इस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन अब कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इसको अपने बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं कि हमने हमने एडवर्टाइजमेंट में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो वो क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो ये टेक्निकल रीजन है कि हम उसको डिडक्ट करेंगे ओवरऑल अर्निंग से। ठीक है। लॉस इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंटर्स, हमने क्या लॉस इनकर्ड किया। ठीक है। ये तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स में आती हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इनको अपने बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस फॉर एनी टेक्निकल रीजंस। नेक्स्ट जो एसेट्स का टाइप है हमारा वो है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए कुछ एसेट्स तो ऐसे हैं जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे इतने सालों से मैंने इज्जत कमाया, नाम कमाया। तो जो इतने सालों से इज्जत कमाया और नाम कमाया, उस इज्जत और नाम को आप टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसकी वैल्यू को फील कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स का मतलब ये है, tangible assets are those assets which can be seen and touched, like it means assets having their physical existence. Example, assets having their physical existence like land, building, plants, machineries, furniture, fixtures, stock in trades, cash, etc. मतलब आपकी वो पूंजी जिसको आप छू सके, देख सके, वो क्या है, आपका टेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि जैसे मान लीजिए हमारा टाटा, टाटा एक कंपनी है, ठीक है, जिसका ब्रांड जो जो टाटा ब्रांड है बहुत फेमस है। ठीक है। तो टाटा ने जो अपना नाम कमाया है, ठीक है, उस नाम को आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस नाम को कमाने के लिए बहुत मेहनत की गई, वो भी एक एसेट्स है। टाटा का जो नाम है वो टाटा कंपनी के लिए एक एसेट्स है। ठीक है। तो वो जो बेसिकली वो जो एसेट्स है वो हमारा इंटेंजेबल एसेट्स कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को एक मार्का दे दिया गया, जैसे ISI मार्का दे दिया गया, या कोई और सर्टिफिकेशन दे दिया गया, ISO 9001 2008। तो ये जो जो डिफरेंट डिफरेंट हमें सर्टिफिकेशन हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से मिले हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हम पूरे इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की GDP को ग्रोथ करने में हमारा वो 10% रोल प्ले रहता है, तो वो भी क्या हमारी कंट्री, वो हमारे लिए भी एसेट्स है, अगर हमारी कंट्री के लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या एक एसेट्स का काम कर रही है। तो जो इनटेंजेबल एसेट्स हैं, इनटेंजेबल एसेट्स कैन नॉट बी नॉर्मली सोली इन द ओपन मार्केट सिंस दे आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। हम इनको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, मार्केट में इनको इनको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, बस इनको इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन को फील कर सकते हैं। जैसे कि गुडविल, किसी कंपनी का गुडविल हो, उस कंपनी का खुद का कुछ पेटेंट हो, ठीक है, कुछ ट्रेडमार्क्स हो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ये सारी की सारी चीजें क्या हमारी इंटेंजेबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। एसेट्स that can be easily converted into cash like bank accounts, bill receivables, etc. As a matter of fact, all current assets include stock in hand and prepare expenses are called liquid assets. नेक्स्ट है हमारा वेटिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनके लिए हम लाइफ टाइम वेट नहीं कर सकते। ठीक है। कहने का मतलब इनकी जो लाइफ होती है एक लिमिटेड लाइफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो कंज्यूमेबल होती है। जैसे मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनरीज लगाई गई है। ठीक है। तो मशीनरीज क्या हमारे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी इंडस्ट्री की रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिसोर्सेज भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हैं जो कि कंज्यूमेबल है, जो कि बहुत ज्यादा समय तक हमको रख रहे हैं। जैसे मशीनरी है, लैंड है, ये सब क्या एसेट्स हैं, इनको हम जीवन दर जीवन अपने साथ रख सकते हैं। जमीन हम अपने साथ जब तक चाहे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको यूज कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी पूंजी, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम अपने साथ पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रख सकते हैं, जिनकी कुछ स्पेसिफिक लाइफ लाइफ टाइम होता है, और हमें उस लाइफ टाइम तक उसे कंज्यूम करना होता है। तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स, जो समय के साथ वेस्ट हो जाते हैं। So vesting assets are those assets which have a limited life and therefore
decreases in value over time, a vested assets is often used until there is nothing left. यानी जो हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स हैं उनको हम तब तक यूज करते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए. और वेस्टिंग एसेट्स इज आल्सो रिफर्ड टू एज कंज्यूम्ड एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट जो कंज्यूमेबल होते हैं. मशीनरी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जमीन को तो कंज्यूम कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, वेस्टिंग एसेट्स नहीं है. ठीक है. वेस्टिंग एसेट्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड फॉर जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू. वेस्टिंग एसेट्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स आर नेचुरल गैसेज. जो नेचुरल गैसेज हम अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं उनको भी खरीदने, उन नेचुरल गैसेज को खरीदने के लिए हमने कुछ पैसा खर्च किया, यानी वो हमारे एसेट्स हैं. लेकिन इन एसेट्स को, इन नेचुरल गैसेज को हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, दोबारा से इनको बना नहीं सकते हैं. ऑयल हो गया, टिम्बर हो गया, कोल हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी वेस्टिंग एसेट्स हैं. अगर सपोज करिए हमने किसी प्रोडक्ट पे पेटेंट किया और उस टाइम साइकिल में आप उस पेटेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा, वो दूसरे को हैंड ओवर हो जाएगा. ठीक है. हम अपनी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी गिर गई, तो हमारा जो ट्रेड मार्क था वो क्या होगा, खराब हो जाएगा. तो ये इन चीजों को हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स. मतलब ऐसे एसेट्स, ऐसी पूंजी जो समय के साथ खर्च हो जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वेस्टिंग एसेट्स. नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कि समय के साथ खर्च नहीं होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स. दीज आर दोस एसेट्स which are acquired for relatively long period for carrying on the business of the enterprise. Such assets are not meant for resale. मतलब ऐसे एसेट्स को हम दोबारा सेल नहीं करते हैं, वो हमारे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं. Like land, building, plant machineries, etc. Current assets provide benefits to the organization by their exchange into cash. In the case of fixed assets, value addition arises by facilitating the process of production और trade. तो जो हमारे पास करंट एसेट्स है, उन करंट एसेट्स को यूज करके हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. वैल्यू एडिशन अराइजेस बाय फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रेड. यानी उस एसेट्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है. तो ये हो गया हमारा एसेट्स. तो ये था हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में जो जो टर्म्स यूज करते हैं, उन सभी टर्म्स के बारे में हमने अभी देखा, जिसमें से हमने एक टर्म्स कंप्लीट किया जिसको हमने बोला एसेट्स. एसेट्स के जितने भी टाइप होते हैं वो आज हमने इस बैलेंस शीट के इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट